तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कॉम्प्लायंस बोल दो या डिस्टेंसिबिलिटी बोल दो उसके बारे में। तो कॉम्प्लायंस क्या है? कॉम्प्लायंस इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी। तो कॉम्प्लायंस सीधी भाषा में बोलो तो क्या है कि किसी चीज़ का फूलना। सीधी सरल भाषा में ये मतलब है इसका। तो कॉम्प्लायंस क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी का मतलब क्या है? मैंने कितना प्रेशर चेंज किया तो इस प्रेशर के चेंज करने से कितनी वॉल्यूम बढ़ गई। तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने इतना प्रेशर चेंज किया तो इतनी वॉल्यूम बढ़ गई। तो इससे पहले मैं आपको वापस ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को समझा देता हूँ। तो ये क्या था? ये आपका लंग है, ये विस्टल प्लूरा है और ये पेराइटल प्लूरा है। ब्लैक में जो दिख रही है वो पेराइटल प्लूरा है। और ये क्या है? रिब्स है। रिब्स से आपके पेराइटल प्लूरा अटैच्ड है और ये विस्टल प्लूरा किससे अटैच्ड है? लंग से अटैच्ड है। बीच में जो स्पेस बन गया इसको क्या बोल दिया अपन ने? इसको प्लूरल स्पेस बोल दिया। तो अपन आपको सबको पता है ये चीज़ तो कि इंस्पिरेशन तो क्या एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस है। तो अपन जब इंस्पायर करते हैं तो रिब्स क्या है? आउटवर्ड मूवमेंट करती है। आउटवर्ड मूवमेंट किया रिब्स ने तो क्या हुआ? यहाँ पे जो स्पेस है ये ज़्यादा बढ़ गया, ये स्पेस बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। तो ये नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा? इन लंग्स को खींचेगा। तो इससे क्या होगा? लंग्स भी एक्सपेंड हो गया और हवा इनके अंदर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो ये रिब्स हैं वो वापस डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है उसमें वो कम हो जाएगा और नेगेटिव थोड़ा कम। पहले क्या था? पहले मान लो यहाँ पे -10 था नेगेटिव प्रेशर, तो अब माइनस से मान लो -10 से हो जाएगा -5। तो कम नेगेटिव प्रेशर हो गया। तो कम नेगेटिव प्रेशर हो गया तो लंग्स क्या होंगे? वो इन्फ्लेट की जगह डिफ्लेट हो जाएंगे और हवा बाहर निकल जाएगी इनमें से। तो ये क्या हो गया? ये मैंने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझाया आप सबको। अब ये आते हैं सीधा कॉम्प्लायंस या हिस्टेरेसिस डायग्राम पे। तो इसमें सीधी सी बात क्या है कि ये मैंने प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे क्या बना दिया मैंने? वॉल्यूम। तो ये आपको पता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी क्या हो जाता है? कॉम्प्लायंस हो जाता है। तो इसमें क्या आप देखो कि हिस्टेरेसिस क्यों बोलते हैं? पहली बात तो इसे हिस्टेरेसिस वो चीज़ होती है जो अलग पाथ होता है, जिसका जाते टाइम अलग और आते टाइम अलग, तो उसको हिस्टेरेसिस बोल देते हैं। तो इसमें इंस्पिरेशन का जो पाथ किया है मैंने इस तरीके से आओ। तो इसमें क्या है कि जो मैंने इंस्पिरेशन की स्टार्ट की है, स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन, वहाँ पे कर्व क्या आ रहा है? स्टीप आ रहा है, मतलब सीधा आ रहा है एकदम सीधा, मतलब स्टीप आ रहा है यहाँ पे। तो स्टीप आ रहा है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉम्प्लायंस ज़्यादा है। तो स्टीप कर्व, और स्टीप का मतलब गुड कॉम्प्लायंस। और यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंड ऑफ इंस्पिरेशन आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है? कर्व थोड़ा फ्लैट है। फ्लैट कर्व मतलब लेस कॉम्प्लायंस हो गया वहाँ पे। तो इसको दो तरीक़ों से समझा सकता हूँ मैं। एक तो ये मान लो कि शुरुआत में क्या होती है? एल्वियोलाई छोटी होती है। अब छोटी एल्वियोलाई है और उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा बड़ी होंगी। और यहाँ पे क्या हो गया? एंड ऑफ इंस्पिरेशन में खूब डिस्टेंडेड है एल्वियोलाई, आप कितना ही प्रेशर लगा दो वो उससे ज़्यादा तो फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉम्प्लायंस क्या है? कम है। और इसको दूसरी भाषा में समझा दो तो दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल देंगे कि शुरुआत में क्या होती है? एल्वियोलाई छोटी होती है तो उसके अंदर क्या होगा? सरफेक्टेंट होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो मतलब क्या हो गया? सरफेस टेंशन वहाँ पे कम है। सरफेस टेंशन कम है तो प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एंड ऑफ इंस्पिरेशन में क्या होगा कि एल्वियोलाई की साइज़ बड़ी है, सरफेक्टेंट डिस्पर्ज हो रखा है थोड़ा, हर मतलब सरफेक्टेंट एल्वियोलाई पे कंसंट्रेशन कम हो गई सरफेक्टेंट की, सीधी बात ये है। तो सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या होगा? सरफेस टेंशन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और उससे क्या होगा? कॉम्प्लायंस कम हो जाएगी। पहले वाला ही ठीक लगता है मुझे तो। और दूसरे क्या करते हैं? एक्सपिरेशन में क्या होता है कि इस तरीके से आता है। तो एक्सपिरेशन में आप देख रहे हो कि एकदम वर्टिकल हो जाता है यहाँ पे ग्राफ, मतलब एक्सपिरेशन, एंड ऑफ एक्सपिरेशन होता है ना, वहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्लायंस होता है। तो ये कॉम्प्लायंस समझा दिया मैंने यहाँ पे। अब इससे कॉम्प्लायंस से अपन दो चीज़ें समझेंगे। एक तो लंग्स में आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होते हैं,
रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो उसको ही समझाता हूँ मैं। सबसे पहले बात करता हूँ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, कॉम्प्लायंस कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। मतलब लंग का काम क्या है, लंग का काम है फूलना, अब वो काम ही नहीं कर रहा फूलने का, मतलब कॉम्प्लायंस कम हो रखा उसका, तो उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ बोल दिया। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में यहाँ पे पहले देखो कि ये टाइडल वॉल्यूम दिखा रखी है मैंने 500 ml कि मतलब नॉर्मल अपन इंस्पायर करते हैं तो 500 ml एयर अपने लंग्स में जाती है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें दिखाया है नॉर्मल कर्व है, और ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर का कर्व है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का कर्व है। तो इसमें मान लो यहाँ पे 500 ml तक एयर ले रहा था लंग, अब यहाँ पे क्या है 500 से तो कम ही ले रहा है, मतलब 500 ml तक पहुँच ही नहीं रहा लंग, तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो जाता है इसमें। तो ये मैंने क्या लिखा रखा है यहाँ पे, नेगेटिव प्रेशर दिखा रखा है अभी भी कि कॉम्प्लायंस क्या है इसकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कम होती है, और यहाँ पे क्या नेगेटिव प्रेशर है। ये नेगेटिव प्रेशर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आप प्रेशर पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। तो ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो गया आपका। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना वो सेलो रैपिड ब्रीदिंग करता है। सेलो मतलब धीरे धीरे सांस लेगा, मतलब कम गहरी सांस लेगा, कम गहरी सांस और जल्दी जल्दी सांस लेगा। सेलो मतलब कम गहरी, और रैपिड मतलब फास्ट लेगा वो सांसों को। क्यों करेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो जो इनिशिएशन होती है ना इंस्पिरेशन की, वहाँ पे कॉम्प्लायंस ज़्यादा है, तो पर्सन क्या करेगा, इसी पार्ट को यूटिलाइज करेगा, रैपिड ब्रीदिंग करेगा लेकिन सेलो करेगा। मतलब ये जो पार्ट है पेशेंट को पता है कि कम गहरी सांस लूँगा ना तभी लंग फूलेगा, ज़्यादा लेने से है ना कुछ मतलब नहीं है, इससे ज़्यादा कितनी वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकती लंग की, तो पेशेंट इसी चीज़ को यूटिलाइज करेगा, तो सेलो और रैपिड ब्रीदिंग करेगा। नियर लोअर लंग वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम है इसके लोअर पार्ट को यूटिलाइज करेगा पेशेंट को पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकती लंग की, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो गया। अब आता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है एक्सपीरेशन में, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें ही आती है एम्फाइसीमा वगैरह। तो इसमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी इन एक्सपीरेशन। तो इसको मैं समझाता हूँ एक्सपीरेशन में डिफ़िकल्टी क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसमें ये कर्व देखो आप कि इंस्पिरेशन का तो कर्व नॉर्मल सा ही लग रहा है, लेकिन एक्सपीरेशन में जो है ना उसको नॉर्मली क्या होता है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपीरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्सपीरेशन में पॉजिटिव प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मतलब पेशेंट को प्रेशर लगा के एक्सपायर करना पड़ेगा, दिक्कत होती है उसको एक्सपायर करने में, एक्सपीरेशन करने में, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो ये आपकी एल्वियोलाई है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है लंग में, तो ये क्या होता है एल्वियोलाई को खोल देगा, तो क्या होगा एयर अंदर आ जाएगी। तो ये तो क्या हो गया इंस्पिरेशन के टाइम तो क्या हो गया नॉर्मली आ जाएगी एयर अंदर। एक्सपीरेशन के टाइम क्या होता है, एक तो COPD है, एम्फाइसीमा वगैरह है पेशेंट के, तो वैसे ही यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह होगी। और यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट आता है इक्वल प्रेशर पॉइंट का। क्या आता है, इक्वल प्रेशर पॉइंट, इक्वल प्रेशर पॉइंट का एक कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे पहले से मान लो कि आपको थोड़ा ट्रेकिया के बारे में बता देता हूँ। तो ये अपनी ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस 2 ब्रोंकस में डिवाइड हुई, और फिर हर एक ब्रोंकस को अपन नाम देते जाते हैं जब वो डिवाइड होता है, तो 1 2 3, और इनको अपन बोल देते हैं जनरेशन। तो ट्रेकिया क्या है, 0th जनरेशन है, और टोटल अपने पास टोटल कितनी हो जाती है 23 जनरेशन हो जाती है। और इनमें क्या होता है, जो फर्स्ट 7 जनरेशन होती है वो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेजिनस होती है, और रिमेनिंग 16 जो 16 बच जाती है वो जिनमें कार्टिलेज नहीं होता, उनमें सिर्फ मसल होती है, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा अभी। तो अब ऐसे मानो कि एक्सपीरेशन के टाइम क्या होता है कि मान लो ये सिर्फ ऐसे ही मैंने समझाने के लिए यूज किया है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का प्रेशर मान लो 0 है, और यहाँ पे एल्वियोलाई में अपने क्या है एयर है, इंस्पिरेशन पूरी हो गई तो यहाँ पे एयर है, तो इसकी वजह से क्या है
यहाँ पे प्रेशर +20 दिखा रखा मैंने कि मतलब यहाँ पे एयर की वजह से प्रेशर है। तो अब क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी एयर, तो +20 से 0 की तरफ जाएगी और बाहर चली जाएगी एयर। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे एयर बाहर जाएगी ना, और ये 6 मैंने दिखा रखा है कि लंग के इंटरस्टिशिया में प्रेशर है ये 6, कि ये लंग में कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा ही इंटरस्टिशियम का, वो भी प्रेशर, इस पर प्रेशर डालेगा जाने वाली एयर पे, डक्ट पे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे एयर बाहर जा रही है यहाँ पे प्रेशर कम होता जाएगा। मान लो +20 यहाँ पे था, यहाँ पे +19 हुआ, 16 हुआ, 0 हो गया। 0 तो क्या, मान लो यहाँ पे 6 हो गया किसी पॉइंट पे प्रेशर, तो 6 प्रेशर होते ही बाहर का और अंदर का प्रेशर इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डक्ट को ब्लॉक कर देंगी ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, डक्ट ब्लॉक हो गया, तो अब ये रिमेनिंग एयर है ना वो बाहर जा ही नहीं पाएगी। तो ये नॉर्मली क्या होता है, अपने अंदर भी होता है, नॉर्मल पर्सन में भी होता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, जो इक्वल प्रेशर पॉइंट होता है ना, वो ऊपर की फर्स्ट 7 जनरेशन में होता है। तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है वो, तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, तो प्रेशर अप्लाई, बाहर से अगर प्रेशर उन पर पड़ता भी है ना, तो उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनमें कार्टिलेज है पहले से। लेकिन इनमें क्या होता है, जो COPD के पेशेंट होते हैं उनमें 7 की जगह वो लोअर 16 में होने लग जाता है। तो लोअर 16 में हुआ और वो कोलेप्स कर देता है यहाँ पे इस डक्ट को, जिसकी वजह से एयर बाहर जा ही नहीं पाती। तो इस वजह से उनको क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में परेशानी, मतलब एयर को एक्सपायर करने में परेशानी होती है, एक्सपिरेशन के टाइम उनको परेशानी होती है। तो ठीक है, इसमें अब पेशेंट क्या करता है, इस पर पेशेंट करता है इंस्पायर स्लो एंड डीप, मतलब सांस वो क्या करेगा, धीरे धीरे लेगा और लेकिन गहरी सांसें लेगा, और एक्सपायर स्लोली। और सबसे बढ़िया चीज़ है वो धीरे धीरे एक्सपायर करेगा। धीरे धीरे एक्सपायर क्यों करेगा, क्योंकि अगर उसने जल्दी एक्सपायर किया ना, तो जल्दी से ये 6 वाला पॉइंट आ जाएगा, मतलब उसने जितनी जल्दी एक्सपायर करेगा वो 6 वाला पॉइंट जल्दी आ जाएगा और एयर थोड़ी बाहर निकल पाएगी। लेकिन इसलिए वो क्या करता है, धीरे 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 एयर को बाहर निकालता है, जिससे थोड़ी ज़्यादा देर तक एक्सपायर कर पाता वो। धीरे धीरे प्रेशर कम करता है अपने इस डक्ट में और एयर बाहर निकलती रहती है। और इसको यूज क्या करता है वो, पर्सिंग ऑफ लिप्स यूज करता है। मतलब क्या करता है, अपने लिप्स को है ना एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह यूज करता है वो, कि लिप्स के थ्रू धीरे धीरे एयर निकालता है, लिप्स के थ्रू धीरे धीरे एयर निकालेगा, धीरे धीरे एयर निकालेगा, तो प्रेशर भी धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे प्रेशर कम होगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी थोड़ी देर बाद में आएगा, तो इसलिए पेशेंट ये वाली चीज़ यूज करता है। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ मैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, मोटिवेशन मिलेगा मुझे दूसरे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स।